फेंक देते हैं, कभी इधर फेंक CS2 का कोई बच्चा थोड़ी था। ये कौन हो CS2 वाले? सब CS2 वाले। चैप्टर कैसे मैनेज करेंगे आज? CS2 क्या चल रहा है बेटा? वही करना पड़ेगा। अच्छा दिखाओ इधर, डायग्राम बना लिया था वो, ये ऑन हो गया ना? पेज शुरू ताकि तुम्हारा कोई चैप्टर खराब नहीं हो। जब भी अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करना लिखना, है ना? इनको से स्टार्ट करवाएंगे। जो CH1 वाले बच्चे ना, उनको मैं पेज छुड़वा देता हूँ ताकि जो चैप्टर चल रहा है ना, वो ऐसे दोबारा तो लिखना नहीं पड़ेगा। और तो क्या कि नहीं लिख लोगे? नहीं लिखोगे ना? ताकि तुम्हें फिर अलग से यहीं से शुरुआत करेंगे, तुम्हारा टाइम खराब नहीं करेंगे। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? जब भी शुरुआत करेंगे तुम्हारी शुरुआत यहीं से करेंगे। और कोई चाहता है कि नहीं हमें तो मुझे तो दोबारा शुरू से ही पढ़ना है, तो इनको पढ़ाएंगे तो इनके साथ हो जाना। तो मतलब दोनों ऑप्शन है। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम तो यहीं से चालू करेंगे, उनके यहीं से चालू होगा। जो चाहते हैं कि नहीं हम तो मैं लेट आया था सर, मुझे वो सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर पढ़ना है, तो वो उनके साथ हो जाएंगे। तो दोनों मैनेज हो जाएंगे। वो आप लोगों को अभी हाल फिलहाल तो पेज छोड़ने। अरे तुम तो CS2 वाले हो, ये क्यों दिया मुझे? हाँ मैंने मांगा इसलिए। टोटल 10 पेज छोड़ दो, काउंट करके टोटल 10 पेज छोड़ने हैं। कैसे 10? मतलब पूरा पेज एक काउंट करना है, फ्रंट और बैक। इतने पेज ही नहीं है 10, बहुत बुरी हालत है तुम लोग। लो टोटल 10 पेज छोड़ने, एक एक पेज। एक पेज का मतलब होगा दोनों, एक पेज का मतलब दोनों होगा बेटा। दोनों मतलब फ्रंट और बैक काउंट करना है। काउंट कर लिए 10 पेज? 10 पेज कैसे काउंट किए? आगे पीछे काउंट करके? एक पूरा पेज। ऐसे टोटल कितने पेज छोड़े? 10। पन्ना नहीं होता तो पेज ही होता हूं। पेज दोनों साइड्स काउंट करनी है। चलो कोई बात नहीं, एक ही क्लास हुई है तुम लोगों में, है ना? तो तुम तो नया स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। लिखो नया चैप्टर है जो सबके लिए नया रहेगा। जो पढ़ रहे थे CH1 वाले वहीं छोड़ दो उसको, उसको हम आगे बढ़ाएंगे फिर कभी। आज तो एक ऐसा चैप्टर चालू करते हैं जो तुम दोनों के सबके कॉमन हो। इसको कौन लेके चला गया? इनकी क्लास थी। ठीक, चलो हेडिंग डालो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान एक नया पेज है सबके लिए, सबकी नई क्लास रहेगी। डालो हेडिंग था। CS2 वालों को नहीं छोड़ना बेटा। CS2 वाले तो उस पेज को जो कल पढ़ा था ना वैसे ही बंद कर दो और आज से स्टार्ट कर लो नया।
और CH1 वालों को मैंने छुड़वा दिया है। उसके बाद नया चैप्टर हेडिंग डालो सेल बायोलॉजी, उसको अपन पूरा करेंगे वापस, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यहां से चालू करना है, ठीक है। CH1 वालों सबने छोड़ दिए 10 पेज। 10 पेज का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं 20 पृष्ठ, है ना, बैक और साइड काउंट करेंगे तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें CUET के अंदर एग्रीकल्चर वाले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और JET, MPPAT या UP कैटेट में 2 से 4 क्वेश्चन ये पेपर लिखा है। तो ये आप इसका सेल वो भी लिख लेना, वेटेज भी, सेल बायो का वेटेज CUET में भी है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले पेपर में। CUT में आता है, और कौन से पेपर में आता है ये, एग्रीकल्चर वाले पेपर में आता है। और JET में कितने क्वेश्चन है, 2 से 4। JET मतलब स्टेट वाला कवर हो जाता है, जिसमें MPPAT, UP कैटेट सब आ जाते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन स्टेट वाले में, 2 से 4 क्वेश्चन, और CUT में 2 से 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पेपर में आएगा। तो ये वेटेज आप साइड में लिखोगे, इसका लिखा वेटेज सबने, ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कोशिका विज्ञान की, सेल बायोलॉजी की। तो इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो। इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट कर लेना, वो डेफिनेशन ही रहेगी। विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कोशिका एवं कोशिका एवं कोशिकांग का अध्ययन किया जाता है। कोशिका एवं कोशिकांग का अध्ययन किया जाता है। कोशिका एवं कोशिकांग का अध्ययन किया जाता है। कोशिका एवं कोशिकांग का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है, मतलब सेल बायोलॉजी। उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। गुड। सेल बायो के जनक कौन है, तो लिखोगे सेल बायो के जनक किसको माना जाता है, जिसे कोशिका खोजी थी। कोशिका किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने। तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक। सेल बायो के जनक आगे लिखेंगे रॉबर्ट हुक। और कोई पूछे कि आधुनिक सेल बायो के जनक कौन है, तो फिर आंसर है बेटा स्वानसर। क्या है, स्वानसर। एक साइंटिस्ट है स्वानसर, उनको आधुनिक विज्ञान के जनक मानते हैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, एक बार देख लो आप इधर, मैं टाइम दे दूंगा प्रॉपर। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है बेटा, स्वानसर। फर्स्ट कोशिका की खोज, दुनिया में पहली कोशिका की खोज 1665 के आसपास की गई थी, और किसने की थी, ये रॉबर्ट हुक ने। और जो कोशिका खोजी थी ना बेटा, उसका नाम था कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल मृत होती है, मरी हुई कोशिका होती है, तने पर बाहर की तरफ जो छाल होती है ना, उसमें होती है कॉर्क कोशिका। सुन लो एक बार, फर्स्ट जीवित कोशिका की खोज, पहली जीवित कोशिका की खोज की थी लिवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज, इसका क्रेडिट जाता है बेटा लिवेनहॉक को, लिवेनहॉक। और लिवेनहॉक ने जिस कोशिका को खोजा, उसका नाम दिया था बेटा एनिमल कुले। एनिमल कुले, एनिमल कुले का। तो पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और पहली जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक। जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो कॉर्क कोशिका थी, मरी हुई, और लिवेनहॉक ने जो खोजा वो जीवित कोशिका थी, नाम क्या था उसका, एनिमल कुले। तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट करोगे। हाँ भाई, अलग अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी। जूलॉजी की अलग बनाओ, ऑफिसर वाली, और ये अलग बनाओ।
लिख लिया? पुराने नोट से काम मत चला ना। कब लिखेगा? रफ में लिख, फिर फेयर में कब नोट करेगा? नहीं, नया लिखना, क्या दिक्कत है नए लिखने में? पुराने नोट्स के भरोसे क्यों चल रहा है? पहली कोशिका खोज किसने की बेटा? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका कौन सी थी? कॉर्क, जो कि मृत कोशिका थी। और पहली जीवित कोशिका किसने खोजी? लेवेनॉक ने। नाम क्या है उसका? एनिमल कुले। एनिमल कुले। एनिमल कुले। ठीक है, चले आगे, बोलो भाई। पहली कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने पौधों की छाल से की थी, जिसमें कॉर्क कोशिका नाम दिया था, वो मरी हुई कोशिका थी। फिर पहली चलती हुई कोशिका किसने देखी? लिवेनॉक ने। और क्या नाम दिया उसका? एनिमल कुले। माइक्रोस्कोप की सहायता से देख के इन्होंने आगे विश्लेषण भी किया था इसका। चलिए ठीक है, अब सुनो एक बार, फिर बाद में नोट करना। बहुत बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं। सबसे बड़ी कोशिका, फिर सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, फिर सबसे छोटी कोशिका। ये 3 पॉइंट है, बेसिक है बिल्कुल। आपको पता है सबसे बड़ी कोशिका एगो ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुर मुर्ग का अंडा। यह सुनो बेटा, शुतुर मुर्ग का अंडा। और मैं सबसे लंबी कोशिका लिखूं तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल। और मैं सबसे छोटी कोशिका लिखूं तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा की साइज भी बुक में दे रखी है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है ये। इसका एक मेंबर होता है, इसका एक सदस्य है, जिसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ सदस्य है माइकोप्लाज्मा का। और पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरा निमोनिया, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। ये माइकोप्लाज्मा का ही एक उदाहरण है ये भी। हालांकि इसकी साइज माइकोप्लाज्मा से भी कम होती है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है बस ये। लेकिन है तो मेंबर इसी का, इसलिए सबसे छोटी कोशिका इसी को बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये और ये लिखा हो तो ये सबसे छोटी होगी। ऐसे एनसीईआरटी में कुछ साइज दे रखी है, वो हमें याद रखनी है। जैसे जीवाणु कोशिका की साइज दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। मानव की आरबीसी की साइज दे रखी है, मानव के आरबीसी की साइज कितनी दे रखी है बेटा? 7 माइक्रोमीटर। और ऐसे एक साइज दे रखी है वायरस की, और कितनी साइज दे रखी है? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये एक्स्ट्रा साइज है, अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन वो बातें याद होनी चाहिए। लिख लीजिए आप उसे, ये साइज बेसिस है।
ऑनलाइन आवाज आ रही है बेटा? बीच में भी आवाज कट गई होगी, वापस आने लगी या कंटिन्यू आ रही थी? सबसे बड़ी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, चलो ये हो गया सबका। ये साइज कुल मिला के ना, ये अगर याद हो जाए तो ठीक, लेकिन वो वाली तो याद रखनी है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी तंत्रिका, और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। इसका इंग्लिश लिखो तो क्या लिख सकते हो? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और ये तो आपको बताइए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नर्व सेल। और माइक्रोप्लाज्मा का तो नाम माइक्रोप्लाज्मा ही रहता है। तो सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे छोटी कोशिका। वास्तव में सबसे छोटी तो कौन है? पीपीएलओ। लेकिन पीपीएलओ जो है वो एक्चुअल में किसका भाग है? वो किसका उदाहरण है? माइकोप्लाज्मा का ही उदाहरण है। माइक्रोमीटर है बेटा, 10 की घात -6 होता है वो, म्यू माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है बेटा? पता होगा आपको, 10 की घात -6 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर, ये तो पता होना ही चाहिए अपन को। और एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। अरे तो केमिस्ट्री में जनरल केमिस्ट्री भाई, वहां पढ़ते हैं ये सब, तो काउंट आएंगे बाद में, आएंगे बता देंगे सर। वो कहीं 1 nm लिखा रहे तो इसका मतलब -9 मीटर समझना। अगर कहीं 1 एंगस्ट्रॉन लिखा रहे तो इसका मतलब -10 मीटर समझना। नहीं पता हो ना तो पेज के ऊपर लिख लिया करो ये सब चीजें। और 1 माइक्रोमीटर पूछे तो 10 की घात -6 मीटर लिख लिया। तो ये अगर लगे कि अपन को पहले से याद है तो ठीक है, नहीं हो तो पेज के ऊपर लिख लो। कोई चीजें सीखती हो जाती है, उसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो लिखो जब पता चल रहा है तो। एक नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10 की घात -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन मतलब 10 की घात -10 मीटर। और एक माइक्रोमीटर मतलब 10 की घात -6 मीटर। 6 पहले से याद है, बहुत अच्छा। नहीं है तो अभी याद रखो। इससे पहले जो लेसन कर दिया वो दोबारा करवाओगे क्या? बिल्कुल वापस करवाएंगे उसको जब टाइम आएगा तब। चलिए आगे। ये तो सब बेसिक पॉइंट था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की बारे में पढ़ा जाता है वो क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। जिसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। आधुनिक सेल बायो के जनक कौन है? स्वानसन। पहली कोशिका किन्होंने खोजी? कोशिका का नाम क्या था? कौर कोशिका। जीवित की अमृत थी? तो जीवित कोशिका किसने खोजी? लिविनफ ने। क्या नाम दिया? एनिमल कूलर। यस और नो? बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। पहले सुनोगे बाद में नोट करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट आते हैं इसमें। कोशिका सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल सेल थ्योरी। ये कोशिका सिद्धांत दो बड़े वैज्ञानिकों ने दिया था, काफी फेमस है वैज्ञानिक। एक का नाम है स्लाइडेन, ये 1838 में थे। और एक स्वान, ये 1839 1839 में थे। इन दोनों को कंबाइंड कोशिका सिद्धांत के जनक मानते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो थे ना, ये स्लाइडेन, ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट थे मतलब ये बॉटनी पढ़ाते थे बच्चों को, या रिसर्च करते थे बॉटनी में। तो अपन इस तरह याद रख लेंगे कि किससे रिलेटेड है? बॉटनी से। और ये किससे रिलेटेड है? जूलॉजिस्ट। तो ये जूलॉजिस्ट थे और वो बॉटनिस्ट थे। अभी केवल इतना याद रखो कि वो बॉटनी से रिलेटेड है और जूलॉजी से रिलेटेड। बॉटनी मतलब क्या हो गया हिंदी में लिखू तो? हिंदी को क्या बोलते हैं? वानस्पतिक। वानस्पतिक विज्ञान। वानस्पतिक विज्ञान मतलब बॉटनी। तो ये बॉटनी से बॉटनी पर काम करते थे, बॉटनी। और ये कौन थे? जीव विज्ञान मतलब जंतु, जंतु विज्ञान। जूलॉजी, सीधा प्राणी विज्ञान जिसको बोलते हैं, जूलॉजी। तो ये जूलॉजी से रिलेटेड थे दोनों।
एक ब्रिटेन के थे और एक कोई फ्रांस के थे या जर्मनी के थे, इस तरह के दोनों, ये सब नहीं आते आज तक। पिछले 12 साल में कभी भी डेट नहीं आई, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 12 साल में, वो भी किसका, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया था, वो बड़ा फेमस है इसलिए। बाकी पूरे 12 साल में कभी भी, लास्ट 12 साल के पेपर देखे ना, तो कभी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। इससे ये पता चलता है कि हम किसको याद नहीं करेंगे, कोई भी डेट याद नहीं करेंगे, डेट याद करनी ही नहीं है। बहुत बोला जाए कि इसकी डेट याद रखना तो ही याद रखना है, नहीं तो नहीं याद रखना, क्योंकि डेट के चक्कर में मेन चीजें भूल जाएंगे अपन। स्लाइडर में स्वाद ने सिद्धांत दिया और बहुत सारे पॉइंट बताए इसके, क्या पॉइंट थे उन पर बात करते हैं। 4 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, सुन लो। पहला पॉइंट दिया इन्होंने कि दुनिया में जो भी जीव है, सभी जीव, पादप, जंतु, कवक, सब सभी जीव कोशिका व उनके उत्पादों द्वारा निर्मित होते हैं। उत्पादों द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा बेटा? उत्पादों द्वारा निर्मित होते हैं। सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों द्वारा निर्मित होते हैं, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसी के आधार पर दिया गया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। इसी के आधार पर दिया गया, क्योंकि सबके शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से, तो क्रियात्मक इकाई मान लिया इसको, या तो आप संरचनात्मक मान लो या क्या मान लो बेटा? क्रियात्मक। तीसरा इन्होंने कहा कि कोशिका भित्ति पादपों में मिलती है। कोशिका भित्ति मिलना पादपों का लक्षण है, पादपों का लक्षण है। जंतु कोशिका केवल एक पतली झिल्ली द्वारा आवृत होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली, क्या बोलते हैं बेटा? जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो जंतुओं में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अच्छा, ये स्टेटमेंट स्पेशली किसका था? स्वान था। कभी पूछे कि किसने कहा था ये कि कोशिका भित्ति पादपों में मिलती है, जंतुओं में नहीं मिलती? स्वान ने कहा था ये। एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोला इन्होंने कहा कि कोशिका सिद्धांत नई कोशिका की उत्पत्ति को नहीं दर्शा पाया। नई कोशिका उत्पत्ति को नहीं समझा पाता, कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, तो ये कोशिका सिद्धांत नहीं समझा पाया था। वो बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने समझाया था। अभी जो भी है, अभी अपन को इस सिद्धांत के कितने पॉइंट याद रखने हैं? 4। पहला पॉइंट क्या है कि दुनिया के जितने भी जीव है किसके बने हुए हैं? कोशिका और उनके उत्पादों से बनते हैं सब। इसलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना है। स्वान ने अध्ययन किया और बताया कि कोशिका भित्ति मिलना किसका लक्षण है, और जंतुओं में कोई भित्ति नहीं होती, केवल एक पतली झिल्ली होती है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत किसको बताने में, किसको दर्शाने में सक्षम नहीं था कि नई कोशिकाएं उत्पत्ति, नई कोशिकाएं कैसे बनती, ये नहीं बता पाया था। ये चारों पॉइंट हमें नोट करने हैं। चारों पॉइंट नोट कर लीजिए कोशिका सिद्धांत के। वैज्ञानिक के नाम लिखकर, वैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं यहां पर।
सभी जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों द्वारा निर्मित होते हैं। ये जूलॉजी ऊपर वाले का है ना, इसके पीछे मत लिखना जूलॉजी, ये अलग पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोला? कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति मिलना पादप कोशिका का लक्षण है या पादपों का लक्षण है? पादप कोशिका का लक्षण या पादपों का लक्षण है। जंतु कोशिका केवल एक पतली झिल्ली द्वारा आवृत होती है। जंतु कोशिका केवल एक पतली झिल्ली द्वारा आवृत होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और ये किसने कहा था ये बात? स्वान, जो जूलॉजिस्ट था, उन्होंने कहा था। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है? कोशिका सिद्धांत नई कोशिका की उत्पत्ति को नहीं समझा पाया। कोशिका सिद्धांत नई कोशिका की उत्पत्ति को नहीं समझा पाया कि नई कोशिका कैसे बनती है। इसको ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन दोनों को ये बात नहीं पता चली कि नई कोशिका किस तरह बन रही है जीवों में। ये बहुत पुरानी बात है, ये सब 1800 के आसपास की बात है। जब तक उतनी रिसर्च नहीं हो पाई थी, इनको भी नहीं मालूम चला कि नई कोशिका कैसे बनती। ओके, कितने लोग लिख रहे हैं अभी? पूरा करो बेटा जल्दी। फिर एक साइंटिस्ट आया, नाम क्या था उनका? रुडोल्फ विर्चो। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, नाम था ओमिनीज सेलुला ई सेलुला सिद्धांत। और बताया कि नई कोशिका सदैव कैसे बनती है? पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे, सुन लीजिए एक बार। 1855, लगभग 15 साल बाद, एक वैज्ञानिक ने यह बात स्पष्ट की। इनका एक सिद्धांत था जिसका नाम था ओमिनीज सेलुला ई सेलुला। ये सिद्धांत का नाम था ओमिनीज, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमिनीज सेलुला ई सेलुला, ये सिद्धांत दिया। और इसमें बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति सदैव पुरानी कोशिका से होती है। तो नीचे लिखो, रुडोल्फ, नोट लगा के स्टार लगा के जैसे लिखो, रुडोल्फ विर्चो ने रुडोल्फ विर्चो ने ओमिनीज सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया। ओमिनीज सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया।
ओमिनीज सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया और बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति सदैव पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति सदैव पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति सदैव पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति सदैव किससे होती है? पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। ऐसा इन्होंने बताया, राइट। तो फिर इन तीनों को मिलाकर नई कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता माना। मतलब कौन कौन से तीनों? रुडोल्फ विर्चोव, स्लाइडेन और स्वान। और इनके मिलाकर इनको क्या बोला गया? न्यू सेल थ्योरी, नया कोशिका सिद्धांत। तो कभी आ जाएगी नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो तीनों ने दिया था। और केवल पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। तो नीचे स्टार लगा के लिख लो। इन तीनों को, तीनों मतलब समझ जाना कौन थे। इन तीनों को संयुक्त रूप से नए कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक माना गया। मतलब खोजकर्ता माना गया, प्रतिपादक बोलते हैं इनको, प्रतिपादक माना गया। ठीक। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस किसको नहीं मानता? कोशिका सिद्धांत। उसका शरीर कोई कोशिकाओं से नहीं बना है, वो उसकी संरचना एक अलग तरीके की होती है। केवल प्रोटीन का खोल होता है और बीच में आनुवंशिक पदार्थ होता है। पढ़ा ही होगा तुमने वायरस मतलब ये बैक्टीरियोफेज। क्या होता है? प्रोटीन का कवर होता है कैप्सोमियर, और ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। यही वायरस है, कोई विशेष संरचना नहीं। तो नीचे लिख लो कोशिका सिद्धांत का अपवाद बराबर करके लिखना वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद आगे बराबर करके लिख लो वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद बराबर करके लिखना वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद मानते हैं अपन। ये फॉलो नहीं करता कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस। ठीक है। देखिए हमारे पास एक नया टॉपिक होगा, सेल के प्रकार, मतलब कोशिका के प्रकार। और आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाएं जो है वो टोटल हमारे पास है दो प्रकार की। एक होती है यूकेरियोट और एक होती है प्रोकैरियोट। यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट, इसी दो कोशिकाएं अपन डिवाइड कर लेंगे। इधर मैं लिख रहा हूं प्रोकैरियोट, सुन लीजिए पहले। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको हिंदी में कहा जाता है असीम केंद्र की। अ मतलब अल्प विकसित, तो ऐसे याद रह जाएगी ये। अ मतलब अल्प विकसित, तो असीम केंद्र की कहते हैं। और एक कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब बेटा वेल डेवलप्ड, सुविकसित, तो इसको अपन बोलते हैं ससीम केंद्र की। तो स से याद रहेगा सुविकसित, ससीम केंद्र की। ऐसे दो भाग इनके अपन करेंगे, फिर इनमें डिफरेंस लिखेंगे, लगभग 4-5 डिफरेंस है। तो इस तरह आप डिवाइड कर लो कोशिका के प्रकार लिख के, फिर इनमें डिफरेंस लिखते जाएंगे अपन। कोशिका के प्रकार को दो भागों में डिवाइड कर लो, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका।
करें स्टार्ट, अंतर क्या है? ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोट में पॉइंट लिखेंगे, फिर हम यूकैरियोट में लिख लेंगे, मतलब एक एक करके लिखते जाते हैं दोनों में साथ साथ। सबसे पहले प्रोकैरियोट में लिखो, इनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है, इनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोट में लिख रहे हैं अपन, इनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है, अल्प विकसित केंद्रक होता है। और उधर यूकैरियोट में लिखोगे, इनमें सुविकसित केंद्रक होता है, इनमें सुविकसित केंद्रक होता है, सुविकसित केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा? सुविकसित केंद्रक होता है। सेकंड डिफरेंस, दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोकैरियोट्स की। लिखो प्रोकैरियोट में, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होगी इनके पास। और उधर क्या लिखोगे? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उधर लिखो बेटा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यूकैरियोट में, यूकैरियोट में लिखना केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, यूकैरियोट में पाई जाती है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रोकैरियोट में। पहले, यह सभी एक कोशिकीय होते हैं, यह सभी एक कोशिकीय होते हैं, यह सभी एक कोशिकीय होते हैं। सभी प्रोकैरियोट क्या होते हैं बेटा? एक कोशिकीय होते हैं। और यूकैरियोट में लिखो, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो यूकैरियोट तो एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोट हमेशा क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से बनते हैं वो। और लास्ट डिफरेंस, फोर्थ, सबसे पहले प्रोकैरियोट में लिखा रहा हूं, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती। कौन है झिल्ली युक्त कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रदेश जालिका, गोल्जी काय, ये शब्द सुने हैं तुमने? ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो झिल्ली रहित कौन है? राइबोसोम। कौन है? तो राइबोसोम तो दोनों में मिलते हैं, इनमें 70S मिलता है, उनमें 80S मिलता है, क्योंकि राइबोसोम झिल्ली रहित है। मैं किन की बात कर रहा हूं? झिल्ली युक्त की बात कर रहा हूं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कभी नहीं होंगे, किसमें और किन में? आराम से होंगे, यूकैरियोट में बहुत सारे होते हैं, इनके पास नहीं होते। हाँ, अगर कोई झिल्ली रहित है तो वो दोनों में मिलता है, जैसे राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है और उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपने लिखा है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, उधर लिख लो पाए जाते हैं, उसमें लिखना पाए जाते हैं यूकैरियोट में। यूकैरियोट में तो झिल्ली युक्त कोशिकांग खूब होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते, बस यही प्रॉब्लम है। अब राइबोसोम के लिए भी लिख लेते हैं पांचवा पॉइंट, प्रोकैरियोट में लिख लो, इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इस तरह लिखते हैं इसको, 70S। एस क्या है, 70 क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में। अभी लिखना है इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, या 70S राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोट में 80S, 80S। यूकैरियोट में लिख लो 80S, 80S। ये 70-80S क्या है, ये सब पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। यूकैरियोट में 80S प्रकार का होता है और प्रोकैरियोट में 70 प्रकार का होता है, 70। और इनमें पूछेंगे तो 80। अब 70-80S क्या है, ये सब इन फ्यूचर में जब टॉपिक आएंगे तब पढ़ लेंगे अपन। अभी तो मैंने सिर्फ डिफरेंस लिखाया 5। प्रोकैरियोट का केंद्रक कैसा होता है? अल्प विकसित। उनका केंद्रक कैसा होता है? सुविकसित। अल्प विकसित, ससुविकसित। इनके केंद्रक में क्या नहीं पाई जाती? इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जबकि उनके केंद्रक में
केंद्र झिल्ली होती है। तीसरा, सभी प्रोकैरियोट कैसे जीव है? एक कोशिकी, एक ही कोशिका से बने होते हैं। जैसे अमीबा एक ही कोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा प्रोकैरियोट नहीं है, वो यूकेरियोट है। क्योंकि यूकेरियोट में आपने लिखा है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, दोनों हो सकते हैं वो। और ये हमेशा कैसे होंगे? ये कभी बहुकोशिकीय नहीं होते। कभी कोई प्रोकैरियोट ऐसा नहीं होगा जो 20-25 कोशिका से मिलकर बना होगा। यस, रूट से आता हो, गाड़ी लेने आते हो घर पे, जैसे बोलो बच्चों को रूट पे कोई नहीं है ना, लड़कों में कोई नहीं, रंगनापुरा कोई नहीं यहाँ पे, आपको यही घूमना है, ठीक है, रंगनापुरा बाकी सारे चले जाना, जैसे बोलो इधर आपने कृष्णा हॉस्पिटल से भी चले जाना, इधर तलाब की घर पर वो भी चले जाना, रंगनापुरा यही घूमना। ठीक, तो इधर अपन वही बात कर रहे थे। अच्छा, जितने भी प्रोकैरियोट है उनमें कौन से कोशिकांग नहीं होंगे? झिल्ली युक्त। और उनके पास होंगे क्या? झिल्ली रहित दोनों में मिलते हैं। इसके पास कौन सा राइबोसोम होता है और उसके पास? अब उदाहरण प्रोकैरियोट में कौन आते हैं? तो बेटा दुनिया के जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सब किसके मेंबर है? प्रोकैरियोट। दुनिया में जो भी नील अरिशेवाल है, बीजीए, नील अरिशेवाल के उदाहरण तुम्हें पता होना चाहिए। दो बड़े फेमस उदाहरण इसके, नोस्टॉक और एनाबीना, पढ़ा होगा ना आपने। ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और बहुत फेमस भी होते हैं। और एक माइकोप्लाज्मा, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने। ये तीनों के तीनों किसके मेंबर हैं? प्रोकैरियोट। सब एक कोशिकीय हैं, ये सब एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोट में आते हैं। इधर यूकेरियोट का उदाहरण कौन है? तो देखो एक जीव है प्रोटिस्टा। सर प्रोटिस्टा क्या होते हैं? रुको बता देंगे अभी। दुनिया में जितने भी प्रकार के कवक है, दुनिया में जितने भी प्रकार के पादप हैं, चाहे वो शैवाल ही क्यों ना हो, और जितने भी जंतु हो, चाहे मोलस्का हो, ऑर्थोपोडा हो, कीट हो, कुछ भी हो, सब किस में आएंगे? यूकेरियोट में। तो ये आप प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के उदाहरण लिखो नीचे। प्रोकैरियोट के उदाहरण ये है और यूकेरियोट के उदाहरण वो है। इसका मतलब हम सब कौन है? तुम्हारे आसपास एक घास, खजूर के पेड़, ये सब कौन है? यूकेरियोटिक। कौन है? हर जीव, कीट, मच्छर, मक्खी, सब यूकेरियोट है। पूरा आप पढ़ते हो ना, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक पढ़ा होगा ना तुमने, कभी सुना होगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सुना है कभी? मोलस्का, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, वो सब के सब यूकेरियोट में आते हैं। और पादप कहां से चालू होते हैं? शैवालों से। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, सब पढ़ोगे इन फ्यूचर। वो दुनिया में हर कोई भी पादप हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा, वो सब यूकेरियोट में आता है। इधर कौन आते हैं? जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। इनको प्रोकैरियोट में रखा जाता है। बाकी इनको हटा दो, बाकी सब जितने भी जीव हैं वो सब यूकेरियोट में आते हैं। क्लियर है सबका? तो ये यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के डिफरेंस लिखिए। अब यहीं से एक पॉइंट और क्लियर करेंगे अपन। 5 जगत प्रणाली, वैसे तो आप लोगों को पढ़ाएंगे जो डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे, 5 जगत प्रणाली आपको किरण मैम या अर्चना मैम में से कोई एक पढ़ाएंगे। लेकिन मैं हल्का सा यहां आइडिया देता हूं, क्योंकि अपन कोशिका पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए। ये है आर.एच. वेटेकर ने दिया था, पता होगा आप लोगों को, आर.एच. वेटेकर का था। क्योंकि जब इन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी ना, उसमें एक आधार कोशिका की जटिलता भी थी कि कौन सी कोशिका है। तो देखो इन्होंने 5 जगत बनाए। पहला जगत बनाया मोनेरा, दूसरे जगत का नाम रखा प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का नाम रखा फंजाई, और चौथे जगत का नाम रखा प्लांटी, और लास्ट का रखा एनिमेलिया। यही रखा था बेटा। अब इन जगत में इन्होंने किस किस को रखा? जैसे मोनेरा के अंदर इन्होंने रखा बेटा जितने भी दुनिया के जीवाणु है सबको। इसके अंदर इन्होंने रखा बीजीए को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। और किसको रखा? माइकोप्लाज्मा को। अरे यस और नो? इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस जगत में जो भी आया है वो प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट के लिए जो जगत बनाया गया वो कौन सा जगत है? और यहां से लेकर यहां तक जो जगत है उसमें केवल कौन आते हैं? यूकेरियोट। प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोट, एक कोशिकीय यूकेरियोट। ऐसे यूकेरियोट जो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोट तो 100% क्या होते हैं? वो तो एक कोशिकीय होते हैं, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यूकेरियोट तो दोनों होते हैं, एक कोशिकीय भी और एक कोशिकीय यूकेरियोट को किस जगत में रखा जाता है? और बहुकोशिकीय यूकेरियोट को
तीनों जगत में रखते हैं। बहुकोशिकीय यूकेरियोट ये इसमें आते हैं। मतलब दुनिया में जो कवक है वो भी बहुकोशिकीय होगी, जितने पादप है वो भी बहुकोशिकीय, और एनिमेलिया भी बहुकोशिकीय। क्या कोई शैवाल एक कोशिकीय होता है? होता है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी ध्यान रखना, प्लांट के अंदर ज्यादातर सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे क्लोरेला शैवाल और ये सब एक कोशिकीय शैवाल, वो सब जब आप मेम वगैरह डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तब एक एक करके बता भी देंगे आपको। अभी से इतना याद रखो, बहुकोशिकीय यूकेरियोट को इन तीन जगत में, एक कोशिकीय यूकेरियोट को प्रोटिस्टा में रखा गया। अब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे इसका तो तुम्हें पता है कि इसमें कौन आती है? कवक। इसमें कौन आते हैं? पादप। इसमें कौन आते हैं? जंतु। अरे एनिमेलिया में कौन आते हैं? दुनिया के सब जंतु। प्लांट में कौन आते हैं? पादप। और फंजाई में कौन आते हैं? कवक। लेकिन इसमें कौन आता है वो याद रखना। प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने पढ़ा होगा, यूग्लिना सुना होगा ना कभी। उसके अलावा डाइटम, समुद्रों में पाए जाते हैं डाइटम आदि, ये सब इसमें पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट के लिए एक जगत बना जिसको क्या कहा गया है? मोनेरा। और यूकेरियोट के लिए 4 जगत होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये भी आप साइड में नोट कर लो, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे मैम, क्योंकि उनका टॉपिक है। अपन सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, इसलिए अपन ने लिख दिया। प्रोकैरियोट यूकेरियोट शब्द यहां भी यूज आते हैं, इसलिए मैंने बना दिया है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, क्या अमीबा में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं हो जाती है? क्या पाचन श्वसन कर पाता है? क्या अमीबा कर पाता है? बिल्कुल। एक कोशिकीय जीव दुनिया की हर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हैं, हमारी तरह। अमीबा श्वसन भी करता है, अमीबा पाचन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, जनन भी करता है। इसका मतलब अमीबा एक कोशिकीय जीव है और वो सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक कोशिकीय तो पूरी क्रियाएं कर ही नहीं पाएगा। नया कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? कौन थी? स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्च। रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत का क्या नाम था? होमिनीज सेलुला ई सेलुलर सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसको बताने में असमर्थ था? नई कोशिका कैसे बनती है। सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका। पादपों में कोशिका भित्ति मिलती है, जंतुओं में नहीं मिलती। किसने कहा? स्वान ने। किसने कहा? स्वान ने। जीवाणु की आकार क्या होता है? जीवाणु का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर। मानव आरबीसी का, माइकोप्लाज्मा का 0.3 और पीपीएलओ का 0. वायरस का होता है 0.02 से 0, है ना। वायरस नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूं माइकोप्लाज्मा। पहली कोशिका किसने खोजी? क्या नाम था? पहली जीवित कोशिका किसने खोजी? क्या नाम था? सबसे बड़ी कोशिका, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन। क्लियर है क्या? ये आज का मैटर है बस। कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। कौन सी कोशिका को सुविकसित कोशिका माना जाता है? यूकेरियोट को। क्या झिल्ली युक्त कोशिकांग दोनों में मिलते हैं? किन में नहीं मिलते? प्रोकैरियोट में। क्या झिल्ली रहित दोनों में मिलते हैं? प्रोकैरियोट में मिलने वाला राइबोसोम किस प्रकार का होता है? 70S। और यूकेरियोट में मिलने वाला 80S प्रकार का होता है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट कोशिका की संरचना, कैसा दिखता है जीवाणु, जीवाणु में क्या क्या होते हैं अंदर। उनको अगर अपन किसी भी जीवाणु को पकड़कर काटें और माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर हमें क्या क्या संरचनाएं मिलेगी, वो सब अपन कल से पढ़ेंगे।
आज इतना पढ़ा है वो काफी है, इतना घर से याद करके आना है सबको। लगभग चीजें याद हो गई है, एक बार घर पे पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी। अरे क्लियर है क्या? ये बेसिक ही, बिल्कुल बेसिक है। अगर घर पे अपने 10 मिनट भी टाइम दे दिया तो ये याद हो जाएगा। और कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोकैरियोट कोशिका की संरचना, वो क्या होता है, जीवाणु कैसा होता है, वो सब पढ़ेंगे कल से। बायोटेक जो चल रही थी वहीं बंद कर दो, जितना पढ़ा उतना ठीक है। फिर कब इस चैप्टर्स के बाद या एक जेनेटिक्स के बाद वापस स्टार्ट करेंगे, तब तुम लोगों को यहीं से स्टार्ट कर देंगे। बाकी पुराना वाला रिवाइज करा दूंगा मैं पहले। तो जो पढ़ा उसको वैसे ही बंद कर दो, ज्यादा सोचना नहीं है उस बारे में। तुम वैसे भी ज्यादा सोचते नहीं हो वैसे। टाइम क्या है, डेट क्या है आज? 2। ठीक है।